एक बार फिर आपका क्लास 8th में स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने घर पर और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी घर पर बहुत अच्छे होंगे। मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो आपको पसंद भी आ रहे होंगे। और बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्लास के टाइम में आप मुझसे जो भी आपकी समस्या है वो मुझसे पूछें। किसी भी प्रकार का पूछने में संकोच न करें। जो भी आपने पूछना है वो मुझसे आप पूछें। मैं कक्षा में जब पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, बहुत अच्छे से प्रश्नों के जवाब देते हैं, होमवर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं उन बच्चों से बहुत खुश हूँ, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे हमारे इस ग्रुप से जुड़ें और वीडियो देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी पढ़ाई को चलाते रहें। पढ़ाई के बिना बच्चों कुछ भी नहीं है। ज्ञान से ही हमें सब कुछ मिलेगा। अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में सफल होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मैंने आपको पार्ट 3 का वीडियो भेजा था। पार्ट 3 आपका वहीं समाप्त हो गया था। अब मैं आपको पार्ट 4 का वीडियो भेजूंगा। आपका पार्ट 4 है बच्चों, खनिज तथा अयस्क। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है खनिज तथा अयस्क। खनिज क्या होते हैं बच्चों? मिट्टी जो हमारी धरती है, उसकी जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत सारे तत्वों के यौगिक हैं। जब हम उसे खोद कर निकालते हैं उन यौगिकों को, धातु अधातु के यौगिकों को जब मिट्टी से खोद कर निकालते हैं तो उन्हें हम खनिज कहते हैं। परिभाषा मैंने दी है, भूमि से प्राप्त होने वाले धातु व अधातु के यौगिक खनिज कहलाते हैं। बच्चों, ये जो खनिज हैं, धातु और अधातु के यौगिक हैं, इनसे हम धातु और अधातु को अलग अलग करेंगे। धातु और अधातु को जब हम अलग अलग करेंगे तो देखिए, उनको अलग करने के लिए हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जिन खनिजों से हमें धातु या धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है, किसी समय बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, लेकिन जिनसे हमें आसानी से धातु या धातु अलग हो जाती है जिन यौगिकों से, उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तो अगला टॉपिक है मेरा अयस्क। जिन खनिजों से धातु या धातु को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं, या उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तो बच्चों, अयस्क हमें पता होना चाहिए। अब कुछ धातु और अधातु के अयस्क या खनिज, उनके नाम मैं आपको किताब से फोटो खींचकर या किताब के पूरे पाठ की फोटो खींचकर भेज दूंगा, वहाँ आप पता लगा सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा धातु और अधातु के गुण। यहाँ पर मैंने दोनों काम कर दिए हैं, गुण भी लिख दिए हैं और उनकी तुलना भी कर दी है। एक एक गुण को मैं समझाऊंगा और तुलना भी करेंगे। तो पहले है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। यह आप भली भांति जानते हैं। तो धातु प्राय ठोस होती है। धातुएं कैसी होती हैं? ठोस और कठोर होती है। लेकिन कुछ धातु द्रव भी मिल सकती है, जैसे पारा द्रव है। मैं लिख देता हूँ। वैसे तो धातु एक ठोस होती है, लेकिन पारा जो है वो एक धातु है और वो द्रव है। अब भौतिक अवस्था की बात की जाए अधातु की, तो अधातु बच्चों ठोस, द्रव व गैस तीनों रूप में आपको मिल सकती है। अब ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता का मतलब है ऊष्मा का बहना। जैसे एक तरफ से गर्म करें तो क्या वस्तु दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाएगी? अगर कोई वस्तु एक तरफ से गर्म करने पर दूसरी तरफ से भी गर्म हो सकती है, इसका मतलब उसमें ऊष्मा बहती है। वो ऊष्मा की सुचालक है, इंग्लिश में बोले तो कंडक्टर। और अगर एक तरफ से गर्म करने पर दूसरी तरफ से वो गर्म नहीं होती है, इसका मतलब वस्तु ऊष्मा की सुचालक है, इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। तो अब बात करते हैं ऊष्मा चालकता की। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक है, मतलब उनमें ऊष्मा बहती है, परंतु अधातु ऊष्मा की कुचालक है, अर्थात अधातुओं में ऊष्मा नहीं बहती है। अगले गुण की बात करें, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का भी यही मतलब है कि विद्युत एक तरफ से दूसरी तरफ बहती है, नहीं बहती है।
बच्चों आप जानते हैं लोहे की चीज़ों में करंट आ जाता है, लोहे की चीज़ों से जब बिजली के नंगे तार को छुएंगे तो करंट मार देता है। इसका मतलब उसमें विद्युत धारा बहती है, विद्युत उसमें बहती है लोहे में नहीं बल्कि जितनी भी धातुएं हैं सभी विद्युत की सुचालक हैं, उनमें विद्युत धारा बहती है। अब अगला गुण पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आघात वर्धनीयता। जब बच्चों किसी वस्तु को आप लोहे से पीटेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो वो फैलना शुरू कर देगी पिट पिट कर, या फिर वो टुकड़ों में टूट जाएगी। अगर कोई वस्तु लोहे से पीटने पर फैलने लगती है तो इसका मतलब उसमें आघात वर्धनीयता का गुण है। वे वस्तुएं जो पीटने पर फैलने लगती है, चादर के रूप में फैलने लगती हैं, उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातुएं आघात वर्धनीय है, मतलब उन्हें पीटेंगे तो फैल जाएगी। अधातु बच्चों आघात वर्धनीय नहीं है, अधातु को पीटेंगे तो टुकड़ों में टूट जाएगी। तन्यता का मतलब यह है कि अगर आप धातु को खींचें तो उसके तार बन जाए। जिनके तार बन सकते हैं उनमें तन्यता का गुण होता है, अर्थात वो तन्य होती है। तो धातु हमारी तन्य है लेकिन अधातु हमारी तन्य नहीं है। भंगुरता क्या होती है? अगर पीटने से टुकड़ों में टूट जाती है तो ये भंगुरता है। अधातु हमारी टूटने से टुकड़ों में टूट जाती है, इसका मतलब अधातु हमारी भंगुर होती है। एक बात और बच्चों, विद्युत चालकता को लेकर मैंने बताया था कि अधातु विद्युत कुचालक होती है, मतलब उनमें विद्युत धारा नहीं बहती। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत धारा बह सकती है बहुत आसानी से। बच्चों पाठ में अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। जो बच्चों टेबल की सहायता से मैंने आपको पीछे समझाया था, उसमें हमने धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़े थे और उनकी तुलना भी की थी। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के, केवल धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे कि धातुएं रासायनिक क्रिया कैसे करती हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले वायु से क्रिया, कि अगर किसी धातु को वायु में छोड़ दिया जाए तो उसकी क्या क्रिया होगी। बच्चों वायु में बहुत सारी गैसें हैं, इन सभी गैसों में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ऑक्सीजन बहुत जल्दी क्रिया करती है, तो ऑक्सीजन जो है वो धातुओं से क्रिया कर लेती है। जैसे सोडियम एक धातु है, धातुओं के नाम के पीछे यम आता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो आप थोड़ा सा पहचान भी सकते हैं। जब ऑक्सीजन इनसे क्रिया करती है तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड ये बना सोडियम ऑक्साइड। धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो ऑक्साइड बनाएंगी। सोडियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की, सोडियम ऑक्साइड बनाया। संतुलित कर लेते हैं, इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया और ये बना सोडियम ऑक्साइड। एक बात और बता देना चाहता हूँ बच्चों मैं आपको, जो धातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय, क्षार के समान। मैंने क्षार आपको पिछले पाठ में पढ़ाए थे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे धातुओं की जल से क्रिया। धातुएं, सभी धातुएं जल से रासायनिक क्रिया नहीं करती, कुछ करती हैं जो सक्रिय होती हैं, जो क्रियाशील होती हैं। जैसे सोडियम है, ये धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस देती हैं। सोडियम अभी पीछे ही बताया था मैंने, सोडियम जब जल से क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी देगा। संतुलित कर लेते हैं, संतुलन के लिए दोनों जगह, तीनों जगह 2 लग जाएगा। तो कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ध्यान रखना, सक्रिय धातुएं, कौन सी धातुएं? सक्रिय धातुएं। सक्रिय धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस और क्षार बनती है। ये क्षार है
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है, क्षार पढ़ाए थे ना पिछली क्लास में मैंने आपको, जो कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं। अब जल के साथ क्रिया के साथ साथ अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया। बच्चों ये भी आप याद रखना कि जब धातुएं, और वो भी सक्रिय धातुएं, यहां पर भी याद रखना है सक्रिय धातुएं, जब सक्रिय धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो वे भी हाइड्रोजन गैस ही देती हैं। जैसे मैं एक सक्रिय धातु लेता हूं जिंक, और इसकी क्रिया कराता हूं सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से। यह है जिंक, एक धातु है, सक्रिय धातु है, और यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत खतरनाक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये सक्रिय धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगी तो आपको मैंने बताया हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन साथ में एक लवण भी मिलेगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। यह है जिंक सल्फेट, और यह आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार आपने धातु के 3 रासायनिक गुणों का अध्ययन किया है। अब इसमें मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा। ऑक्सीजन यानी वायु से क्रिया करके धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो क्षारीय होती है। अधातुएं प्राय ऑक्सीजन से इतनी आसानी से क्रिया नहीं करती, अधातुएं। अब दूसरा टॉपिक है जल के साथ क्रिया। तो जो सक्रिय धातुएं होती है वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, और बच्चे प्राय अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती, अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती। अम्ल से क्रिया, मैंने फिर कहा कि अम्ल से भी सक्रिय धातु ही क्रिया करेंगी और वो भी हमें हाइड्रोजन गैस देगी, और अधातुएं जो होती है वो अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। तो बच्चों इस क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और जो भी समझ में नहीं आता है क्लास में ऑनलाइन होकर मुझे बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़ें, वीडियो को बार बार देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद ही हो जाएंगी, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो को देखते रहिए और ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होती रहेंगी। घर पर रहिए, अंदर रहिए, बाहर महामारी फैली हुई है, उससे बचने के लिए जो भी आपको बातें बताई जाती हैं, टीवी में भी आप देखते हैं कि हाथों को धोते रहिए, मुंह से ज़्यादा टच ना करिए, बाहर कम निकलिए, बाहर निकलना है तो सुरक्षा के साथ निकलिए, मास्क पहनिए, सर को भी ढक लीजिए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, तब अगर मजबूरी है तो बाहर निकलिए। आप सभी का अच्छे से दिन बीते, अच्छे से ये समय बीते, आप सभी बीमार ना हो, ऐसी मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ। अच्छे से आप पढ़ते रहें और मुझसे अपने प्रश्न पूछते रहें। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।